हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ बच्चों हम लोग जो है पहले से उसका नियम वगैरह जानते हैं, छोटे क्लासों में हर जगह दिया हुआ है। तो यदि कोई वस्तु, हिंदी में इसका डिफिनेशन सुने, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यही न्यूटन के गति विषयक का प्रथम नियम है। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो बच्चों हिंदी में डिफिनेशन यही है। इसका एक डिफिनेशन मैं लिखा हूं, इंग्लिश में अब देखें। ए बॉडी कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along state line unless it is acted upon by some external force to change the state। तो एक डिफिनेशन बच्चों ये इंग्लिश में और हिंदी में हम आपको बता चुके हैं, और एक और डिफिनेशन लिखे हैं अपनी भाषा में बना के, वो भी देखिए। ये करें, इफ द नेट फोर्स इज जीरो एट एनी बॉडी, मतलब किसी बॉडी पर नेट फोर्स क्या हो रहा है, उस पर जीरो हो तो उसका नेट एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। इन दिस कंडीशन नो चेंज स्टेट ऑफ बॉडी। इन दिस कंडीशन, इस दशा में मतलब बॉडी के स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा। आप ये भी लिख देंगे तब भी कोई बात नहीं, अपनी भाषा में है। इफ द नेट फोर्स, मतलब किसी बॉडी पर नेट फोर्स अगर नहीं जीरो है बच्चों, तो उसका नेट एक्सेलरेशन जीरो होगा। नेट एक्सेलरेशन जीरो होगा तो इन दिस कंडीशन नो चेंज स्टेट ऑफ बॉडी, और इस दशा में बॉडी की स्टेट में कोई चेंज नहीं हो सकता। मतलब वो गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी। तो ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है और आसानी भी है इंग्लिश में। इफ द नेट फोर्स इज जीरो एट एनी बॉडी देन नेट एक्सेलरेशन आल्सो बी जीरो। इन दिस कंडीशन नो चेंज स्टेट ऑफ बॉडी। तो स्टेट ऑफ बॉडी में कोई चेंज नहीं होगा, और नहीं चेंज होगा तो इसका मतलब बॉडी पहले से रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, और पहले से मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। तो आप इसे बच्चों इतना उतार लीजिए, तो फिर ग्राफ की सहायता से इसे समझते हैं। तो हाँ बच्चों, न्यूटन फर्स्ट लॉ को ग्राफ की सहायता से समझा जाए। यहां देखें थोड़ा और डायग्राम की सहायता से। तो यहां लिखा है फोर्सेज आर बैलेंस्ड, फोर्सेज आर बैलेंस्ड। फिर लिखा है एफ नेट इक्वल टू जीरो। अब यहां दो कंडीशन होती है बच्चों। एफ नेट इक्वल टू जीरो के बाद दो कंडीशन होता है। हो सकता है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे हो, वी इक्वल टू जीरो। ऑब्जेक्ट अगर पहले से रेस्ट पे है तो ए नेट इक्वल टू जीरो होगा ही होगा। ए नेट इक्वल टू जीरो है तो स्टे एट बॉडी, बॉडी रेस्ट पे है यहाँ पे। तो एक कंडीशन यह होता है एफ नेट इक्वल टू जीरो, तो हो सकता है ऑब्जेक्ट इन मोशन हो, मतलब वी जीरो यहाँ पे न हो, ऑब्जेक्ट मोशन में हो। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो एफ नेट जीरो होने की वजह से ए नेट भी क्या होगा, जीरो होगा। ए नेट अगर जीरो होगा बच्चों तो स्टे इन मोशन विद सेम स्पीड एंड सेम डायरेक्शन, मतलब ऑब्जेक्ट जो है मोशन को बनाए रखेगा सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन से। कब एफ नेट जीरो है तो ए नेट क्या होगा, जीरो होगा। वो ऑब्जेक्ट पहले से मोशन में है तो एफ नेट जीरो होगा तो ए नेट जीरो होगा। इस दशा में क्या होगा, इस दशा में स्टे इन मोशन विद सेम स्पीड एंड सेम डायरेक्शन। तो बच्चों ये ग्राफ भी ये अपना उतार लीजिए सब। तो हाँ विद्यार्थी देखें, ऑप्शन कुछ हल किया जाए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, पहला क्वेश्चन है न्यूटन के फर्स्ट लॉ पर।
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिस्क्राइब द फॉलोइंग। न्यूटन का फर्स्ट नियम किस पर वर्णन करता है? देखिए, नंबर 1 एनर्जी पर, नंबर 2 वर्क पर, नंबर 3 इनर्शिया पर, नंबर 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ डिस्क्राइब द फॉलोइंग। न्यूटन फर्स्ट लॉ जो वर्णन करता है वो किसका करता है बच्चों? इनर्शिया का करता है। इनर्शिया केवल क्या करता है? मास पर निर्भर करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आगे एक चैप्टर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो दूसरी चीज है यही चीज इनर्शिया, लेकिन वो किसी एक्सिस के परिता जब कोई चीज राउंड करता है तब के लिए है। एक्सिस के अबाउट जब कोई चीज राउंड करता है तो वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। तो इसका केस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ये मास के साथ साथ सेंटर से ऑब्जेक्ट के सेंटर से मास की दूरी पर भी निर्भर करता है। मास पर निर्भर करता है और मास के साथ डिस्टेंस पर भी निर्भर करता है कि मास कितनी दूरी पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये तो आगे पढ़ा जाएगा। तो बच्चों जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वर्णन करता है वो किसका? इनर्शिया का करता है। इनर्शिया केवल मास पर निर्भर करता है। तो पहले क्वेश्चन का ये ऑप्शन, ये भी कंपटीशन में आया हुआ सवाल है पीएमटी में पहले। हाँ, तो एक सवाल ये होगा। दूसरा सवाल देखा जाए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये भी परीक्षा में आया है। ए पर्सन सिटिंग इन एन ओपन कार, ए पर्सन सिटिंग इन एन ओपन कार मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। कोई आदमी जो है ओपन कार में है और कार जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब उसका स्पीड और डायरेक्शन सेम है। थ्रो ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड इनटू एयर। वो आदमी एयर में ऐसे बॉल को उछालता है। द बॉल फॉल्स, बॉल गिरता है। कहां गिरेगा वो बताइए आप? आउटसाइड द कार, कार के बाहर गिरेगा। बी इन द कार ए हेड ऑफ पर्सन, कार के अंदर पर्सन व्यक्ति के सर पर गिरेगा। तीसरा है इन द कार टू द साइड ऑफ द पर्सन, कार में ही गिरेगा लेकिन बगल में, आदमी के बगल में कहीं गिरेगा। और लास्ट ऑप्शन दिया बच्चों एग्जैक्टली इन द हैंड व्हिच थ्रू इट अप। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? तो बहरहाल बच्चों ये ऑप्शन, ये सब आपको पहले से एक बार सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी करेक्ट क्यों है बच्चों? जैसे कार चल रही है, आपने गेंदा ऐसे गेंद उछाल दिया, गेंद उछाल दिया। तो यहां देखिए, मतलब समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ जो वर्णन करता है वो इनर्शिया का करता है, ये आपको ध्यान देना है। ये आपकी कार है, ये आपकी कार है। यहां से आपने गेंद को उछाल दिया। आपका वेग, आप भी गतिमान है और कार भी गतिमान है। तो जब आप गेंद ऐसे उछाल दोगे, गेंद ऐसे उछाल दोगे तो ये भी क्या होगा? इसी वेग से गतिमान होगा, क्योंकि ये गेंद तो आदमी के हाथ में ही था। तो जब आदमी गतिमान था छोड़ते समय, तो गेंद भी गतिमान हो जाएगा। ऊपर जाते हुए भी गेंद क्या है? आगे की ओर बढ़ेगा और ये गेंद फिर इसी आदमी के हाथ में लौट आएगा। मतलब जहां से फेंका जाएगा वहीं पर गिरेगा। तो बच्चों आप जो डी सही है। इसका एक और उदाहरण मिलता है न्यूमेरिकल, ये भी आ सकता है। मतलब यही सवाल दोबारा दे सकता है। कैसे? एक घोड़ा है, कैसे होता हो, चलो हो गया। हाँ, एक घोड़ा है, इस पे कोई आदमी सवारी किया है। तो सर्कस दिखाने वाला जो होता है बच्चों, ऐसे तेजी से घोड़ा चलता रहेगा। उसी चलते हुए घोड़े से आदमी क्या हो जाता है? उछल जाता है। ऐसे जब उछल के गिरता है तो आदमी कहां गिरेगा? ये घोड़ा इसी डायरेक्शन में v स्पीड से जा रहा है। इस पे जो राइड करने वाला आदमी है वो उछल गया। वो क्या हो गया? वो उछल गया। तो हवा से इसका गैपिंग, घोड़े से उसका क्या हो गया? गैपिंग हो गया। अब ये आदमी जब गिरेगा तो कहां गिरेगा? घोड़े की पूंछ पर गिरेगा, घोड़े के सिर पे गिरेगा, घोड़े के बाहर गिरेगा, या जहां से उछला था वहीं गिरेगा। तो आप कहेंगे बच्चों जहां से उछला था वो आदमी वहीं आके फिर बैठ जाएगा। मतलब सर्कस, ये प्रैक्टिकली हम देखे हैं
कि सर्कस दिखाने वाला आदमी चलती घोड़े से ऐसे उछलता है, फिर जब गिरता है तो घोड़े की पीठ पर ही गिरता है, मतलब जहां बैठा था वही स्थान पे, एग्जैक्ट उसी स्थान पे गिरता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आदमी उछला उस समय उसका भी वेग क्या था? v। तो v वेग से उछला है तो v वेग से वो आगे भी अब भी बना हुआ है। माना वो कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन कुछ ही समय के लिए रहता है, तो उसके बाद तब तक तो आ जाता है उसकी पीठ पर, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है हार्स वाला बच्चों, हार्स वाला ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ ध्यान देना है। और यही क्वेश्चन 100% कार वाला है। तो ये जरूरी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है, तो आप इसे उतार ले। और घोड़े वाला जरूर ख्याल करिएगा, घोड़ा अगर यहाँ से उछलता है तो फिर जब उछलेगा चलती हुई, घोड़ा स्पीड से v वेग से जा रहा है, स्पीड वेलोसिटी से, और आदमी उछला और फिर जब उस पे आएगा तो उसकी पीठ पर ही आएगा, जहां से उछला था वहीं आएगा एग्जैक्टली। यहां भी वही अंग्रेजी, एग्जैक्टली इन द हैंड के स्थान पे, इन द वो जो भी हो पीठ की अंग्रेजी, उसके ऊपर आके गिरेगा। तो आप इसे उतार लीजिए। तो हाँ बच्चों, अगला हेडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम को बच्चों सब लोग जानते होंगे, इसे P से रिप्रेजेंट किया जाता है। लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू क्या होता है? mv होता है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। और लीनियर मोमेंटम मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम मतलब रेखीय संवेग कहा जाए या संवेग कहा जाए, या मोमेंटम कहा जाए या लीनियर मोमेंटम कहा जाए, दोनों का मतलब एक ही है। ध्यान दें, इसकी डिफिनेशन इंग्लिश में देख लें, बहुत आसान है। द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। मतलब ऑब्जेक्ट का मास और उसके वेलोसिटी के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? लीनियर मोमेंटम कहते हैं। और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये सदिश राशि है। इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब इसका जो लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन होता है वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होता है। इट्स रिप्रेजेंटेड बाय P, इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। तो वेक्टर फॉर्म में है तो बच्चों आपका ये होगा, फार्मूला हो जाएगा। और यूनिट लिखना चाहे तो भी लिख दें, तो यूनिट हो जाएगा, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो एक ये मात्रक है, या आप इसे बना सकते हैं तो एक ये मात्रक याद रखना है आपको, या एक ये हो गया आपका, और एक आप बनाइए केजी गुणे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा कर दीजिए बच्चों। और सेकंड से फिर क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए, सेकंड से गुणा भाग कर दीजिए। तो ये भी एक हो सकता है केस। तो किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका होता है? ये फोर्स की यूनिट होती है, MA, किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, तो न्यूटन गुणे सेकेंड। हाँ, तो ये दूसरा यूनिट है बच्चों जिसे आपको याद कर लेना चाहिए। एक तो मोमेंटम की यूनिट किग्रा मीटर पर सेकेंड, अथवा न्यूटन सेकेंड। ऑप्शन में सब सतर्क रहना पड़ेगा, उस सेकेंड से गुणा करके इसे न्यूटन सेकेंड में बदल देता है। और सीजीएस में यही चीज हो जाएगा, ग्राम मीटर पर सेकेंड। सीजीएस में एक यूनिट और हो सकता है, डाइन गुणे सेकेंड। सीजीएस में अगर दे दे तो यहाँ क्या हो जाएगा? डाइन गुणे सेकेंड। इस पे भी आपको सतर्क रहना चाहिए। तो ये 4 यूनिट आपके सामने यहाँ पे बन रहा है। बचता है बात डायमेंशंस की, तो डायमेंशन निकाल लीजिए। और डायमेंशंस बच्चों आप जानते हैं, तो डायमेंशंस तो यूनिट तो कई हो सकते हैं, डायमेंशंस एक ही होता है, वो बदलने वाला नहीं है। तो वही लिख दिया जाएगा, यम का यम हो जाएगा, और वेलोसिटी का LT - 1 हो जाएगा। और इसको हम लोग कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? तो यम
L(t⁻⁻1). तो लीनियर मोमेंटम का यूनिट हो गया बच्चों किग्रा मीटर पर सेकेंड, ये आपको जाना है, और या न्यूटन सेकेंड होता है, या ग्राम सेमी पर सेकेंड होता है, या डाइन सेकेंड होता है। इतना ही हो गया, 4 यूनिट हो गया। और डायमेंशन तो हमेशा रहेगा यही, P बराबर एम लिख दिया अभी। और डायमेंशन का आपस में गुणा होता है, प्रोडक्ट होता है कि ये एक मिनट L(t⁻⁻1). तो आज से आपको इतना याद रखना है। तो कुछ मेन पॉइंट और बच गया है जिसको हम लिख रहे हैं, आप इसे इतना उतार लीजिए। हाँ विद्यार्थी, लीनियर मोमेंटम पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट 2 और है, उसको और हम लोग क्लियर कर लेते हैं। कह रहा है वो, ए हैवियर बॉडी हैज ए लॉन्गर लीनियर मोमेंटम देन ए लाइटर बॉडी मूविंग विद सेम वेलोसिटी। ध्यान दें, तो मान लेते हैं कोई ट्रक है, वो P1, उसका मास है m1, वेलोसिटी क्या है, सेम वेलोसिटी है, वेलोसिटी सेम है। और दूसरा ट्रक है, या एक कार समझ लीजिए पहला वाला, या पहला वाला ट्रक दूसरा वाला कार समझ लीजिए, उसकी मास क्या है m2 और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, मतलब P1 अपॉन P2 इक्वल टू जब आप करोगे बच्चों तो आएगा m1 अपॉन m2। इसका अगर एक कार है, एक ट्रक है, एक कार है, दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं। सेम वेलोसिटी का मतलब स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों सेम है। एक ट्रक एक कार सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो ट्रक का लीनियर मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा, कार का कम। ट्रक का ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है। तो यहां कहेंगे if m1 is greater than m2 then p1 is greater than p2। तो यही बच्चों कहना था, यही वो कह रहा है। तो इसके साथ ये भी होना जरूरी है, या पहले ये लिखें तब ये लाइन लिखें। ए हैवियर बॉडी हैज ए लार्जर लीनियर मोमेंटम। एक भारी पिंड जो है, पिंड हैज ए लार्जर लीनियर मोमेंटम। एक भारी पिंड जो है बड़ा लीनियर मोमेंटम, ज्यादा लीनियर मोमेंटम रखता है देन लाइटर बॉडी, हल्के बॉडी की तुलना में, मूविंग विद सेम वेलोसिटी। तो एक भारी वाहन है, एक हल्का वाहन है, सेम वेलोसिटी से दोनों जा रहे हैं, तो भारी वाहन का लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा और हल्के वाहन का कम होगा। ये पॉइंट 1 का यही मतलब है। तो ये आप इतना उतारें, उसके बाद इसका मतलब उतारें। हाँ बच्चों, एक पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये देखना है, ए हैवियर बॉडी हैज ए स्मॉलर वेलोसिटी। अब इसका क्या मतलब है भैया, ए हैवियर बॉडी हैज ए स्मॉलर वेलोसिटी। अगर ऐसा है, एक भारी पिंड वाला, अब एक ट्रक है, वो उसका मास तो ज्यादा है लेकिन वो धीरे धीरे जा रहा है, देन ए लाइटर बॉडी, हल्के बॉडी की तुलना में, हैविंग सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये चीज आपको समझना यहां बहुत जरूरी है। तो यहां P1 इक्वल टू बच्चों m1 V1 है, इक्वेशन 1 कर देते हैं। यहां P2 इक्वल टू m2 V2, इक्वेशन 2 है। यहां पे वेलोसिटी सेम था, अब की बार वेलोसिटी भी क्या है, अलग अलग है, मास भी अलग अलग, दोनों डिफरेंस है, लेकिन ये शर्त दिया है सेम लीनियर मोमेंटम। एक भारी वाहन है, ट्रक समझ लीजिए, ये द्रव्यमान तो ज्यादा है लेकिन वेलोसिटी इसका कम है। और एक कार है, इसका द्रव्यमान कम है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद अगर इनका लीनियर मोमेंटम सेम हो जाए, इसका लीनियर मोमेंटम सेम हो जाए, तो यही कंडीशन वैलिड होगा। ये हैवियर बॉडी हैज ए स्मॉलर वेलोसिटी, ये दर्शाता है कि भारी, मतलब अभी तो हमें मालूम ही नहीं कौन क्या है, ये वाला कंडीशन हमें केवल मालूम है। वो कह रहा क्या, P1 बराबर, अरे कह रहा सेम लीनियर मोमेंटम। अगर दो ऑब्जेक्ट है, भारी है, एक हल्का है, और वो दोनों जा रहे हैं, अगर उनका लीनियर मोमेंटम सेम है, लीनियर मोमेंटम सेम है, इसका क्या मतलब है, लीनियर मोमेंटम सेम कैसे आएगा, अब बताइए।
अब दो ऑब्जेक्ट है, एक भारी है एक हल्का है, एक भारी है एक हल्का है। भारी तो हम जानते हैं, एक का द्रव्यमान ज्यादा एक का द्रव्यमान कम है। वेलोसिटी के बारे में हमें जानकारी नहीं दे रहा है कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी के बारे में हम नहीं जानते हैं। और ये जानकारी हमें ये मालूम है कि m1 मतलब m1 का मान m2 से ज्यादा है और p1 बराबर p2 है, बस इतनी जानकारी है। मतलब एक ट्रक है एक कार है, तो ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा होगा कार का कम, ये हम जानते हैं। हम जानते हैं p1 बराबर p2 है। तो ये कब संभव है? ये तो तभी संभव है बच्चों जब ये हैवियर बॉडी है स्मॉलर वेग, स्मॉलर वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये तभी संभव है जब ट्रक का वेलोसिटी जो है कार की तुलना में कम हो, तभी जो है लीनियर मोमेंटम दोनों बराबर हो सकता है। ध्यान दे, तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट में कह रहा है कि सेम लीनियर मोमेंटम मतलब हो जाएगा m1 v1 इक्वल टू m2 v2। तो m1 तो ज्यादा है, m1 ज्यादा है, तो m1 ज्यादा है तो v1 क्या होगा? कम होगा। तो v1 इक्वल टू m2 अपॉन m1 इंटू v2, ये है। मतलब बच्चों ये दो फार्मूला रखिए, आप ये लिखिए यहाँ पे, और m1 इज ग्रेटर देन m2 ये हमको ज्ञात है, लीनियर मोमेंटम सेम है, सेम रख दीजिए। अगर ये पहलू ज्ञात है, अगर इसमें कोई, तो इसमें पता चल जाएगा जो ये तभी, मतलब आपको केवल इतना समझना है, अगर दो ऑब्जेक्ट, एक भारी वाहन है एक हल्का वाहन है, दोनों जा रहे हैं और दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम है, तो ये तब संभव होगा जब हल्के बॉडी का वेलोसिटी क्या हो, सॉरी भारी वाहन का वेलोसिटी कम हो और हल्के वाहन का वेलोसिटी ज्यादा हो। मतलब उनका मल्टीपल करने पर हमेशा क्या है, उनका मल्टीपल करने पर हमेशा सेम आए। अगर m1 का मान m2 से ज्यादा है तो v1 का मान v2 से क्या होगा, यही कहना है। इफ m1 इज ग्रेटर देन m2 देन v1 इज लेस देन v2। तो यही इसका मतलब है बच्चों। हाँ, तो यही वाले को मैं लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हूं, ए हैवियर बॉडी हैज ए स्मॉलर वेलोसिटी देन ए लाइटर बॉडी हैविंग सेम लीनियर मोमेंटम। तो दो, एक ट्रक है एक कार है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ट्रक है तो ये हैवियर, एक भारी है, कार है तो हल्का है, ये हमें पता है। और ये कह रहा है लीनियर मोमेंटम सेम है। लीनियर मोमेंटम सेम तभी हो सकता है जब, क्योंकि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम कहते हैं। तो अगर ये भारी है तो जाहिर है कि जब मास ज्यादा है तो उसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कम, फॉर सेम लीनियर मोमेंटम। अगर इसका द्रव्यमान कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए, फॉर सेम लीनियर मोमेंटम। तो यही इसमें समझाया गया बच्चों। तो आप लीनियर मोमेंटम का भी कॉन्सेप्ट समाप्त हुआ। अब आने वाले कल में कुछ आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। आप बच्चों मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।